हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमए लर्निंग एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एमए सोशियोलॉजी के सेमेस्टर 1 के फर्स्ट पेपर का सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर है हमारा प्रबोधन या ज्ञानोदय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्व या इसी को बोलते हैं ताकतें। एनलाइटनमेंट, द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। आज हम इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रबोधन, एनलाइटनमेंट क्या है। प्रबोधन या कह सकते हैं कि ज्ञानोदय क्या है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि ज्ञानोदय क्या होता है, ज्ञानोदय का अर्थ क्या होता है। प्रबोधन का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति, जागरूकता और बुद्धिमत्ता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, मान्यताओं और जीवन के उद्देश्यों को समझता है। प्रबोधन एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका उदय 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ, विशेष रूप से यूरोप में। चलिए अब देखते हैं प्रबोधन की प्रकृति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रबोधन की प्रकृति बताइए, या पूछता है कि प्रबोधन की प्रकृति कैसी होती है, उसका वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। प्रबोधन की पहली प्रकृति है बौद्धिक जागरूकता। प्रबोधन व्यक्ति को बौद्धिक रूप से जागरूक बनाता है। यह तर्क और कारण पर आधारित ज्ञान को बढ़ावा देता है, जिससे लोग अपनी धारणाओं और मान्यताओं की जांच कर सकते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का संवर्धन। प्रबोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। यह लोगों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करता है, जिससे वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें। प्रबोधन की तीसरी प्रकृति है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रबोधन में विज्ञान और तर्क की प्रधानता होती है। यह परंपरागत मान्यताओं को चुनौती देता है और तथ्यों पर आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। चौथा है सामाजिक और नैतिक सुधार। प्रबोधन का उद्देश्य समाज में सुधार लाना है। यह सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रबोधन की विशेषताएं बताइए। तो चलिए देखते हैं कि प्रबोधन या ज्ञानोदय की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। प्रबोधन की पहली विशेषता है तर्क और कारण। प्रबोधन तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। यह मानता है कि ज्ञान और समझ केवल अनुभव और तर्क के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी विशेषता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्रबोधन का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का संरक्षण है। यह लोगों को अपनी सोच और विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार देता है। तीसरी विशेषता है समानता। प्रबोधन समाज में सभी व्यक्तियों के लिए समानता का समर्थन करता है। यह जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ होता है। चौथी विशेषता है शिक्षा का महत्व। प्रबोधन शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। यह मानता है कि शिक्षित व्यक्ति ही समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। प्रबोधन की पांचवी विशेषता है समाज में सुधार। प्रबोधन का लक्ष्य समाज में सुधार लाना है। यह सामाजिक मुद्दों को समझने और उनका समाधान खोजने में मदद करता है। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दें तो इसमें 4 से 5 लाइन का निष्कर्ष जरूर लिखें। इससे आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है और एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और वो आपको अच्छे नंबर देता है। तो निष्कर्ष जरूर लिखा करें उत्तर देने के बाद। चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। प्रबोधन एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसने मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह ज्ञान, स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। प्रबोधन का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां सभी व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हो। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रबोधन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं प्रबोधन या ज्ञानोदय के प्रभाव।
प्रबोधन ने मानवता के इतिहास में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके प्रभाव केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं। यहाँ प्रबोधन के कुछ प्रमुख प्रभावों का वर्णन किया गया है। चलिए प्रबोधन का पहला प्रभाव देख लेते हैं, बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रभाव। पहला बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रभाव है तर्क संगतता। प्रबोधन ने तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी। यह लोगों को परंपरागत मान्यताओं और अंधविश्वासों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा प्रभाव है साहित्य और कला। इस काल में साहित्य और कला में नवाचार हुआ। विभिन्न साहित्यिक आंदोलनों जैसे क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म ने नई विचारधाराओं को जन्म दिया। दूसरा प्रभाव है प्रबोधन का सामाजिक सुधार। पहला सामाजिक सुधार है मानवाधिकार। प्रबोधन के दौरान मानवाधिकारों की अवधारणा ने जोर पकड़ा। लोगों ने समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकारों की मांग की। दूसरा है जाति और लिंग भेदभाव। प्रबोधन ने जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप महिला साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि हुई। चलिए अब प्रबोधन का तीसरा प्रभाव देखते हैं। तीसरा प्रभाव है राजनीतिक प्रभाव। तो आइए देखते हैं कि प्रबोधन का राजनीतिक प्रभाव क्या है। पहला राजनीतिक प्रभाव है लोकतंत्र का विकास। प्रबोधन ने लोकतंत्र की नींव रखी। इसने लोगों को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया, जिससे उन्होंने अपनी सरकारों के प्रति सक्रियता दिखाई। दूसरा राजनीतिक प्रभाव है संविधान और कानून। प्रबोधन के प्रभाव में कई देशों में संवैधानिक शासन और कानूनों का निर्माण हुआ, जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। चौथा प्रभाव है धार्मिक प्रभाव। पहला धार्मिक प्रभाव है धर्म की आलोचना। प्रबोधन ने धार्मिक संस्थाओं और परंपराओं की आलोचना की। लोगों ने धर्म को तर्क और तर्क संगतता के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। दूसरा धार्मिक प्रभाव है धर्मनिरपेक्षता। प्रबोधन के बाद धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ, जिसमें सरकार और धार्मिक संस्थाओं के बीच की सीमाओं को स्पष्ट किया गया। चलिए अब पांचवा प्रभाव देखते हैं। पांचवा प्रभाव है आर्थिक प्रभाव। पहला आर्थिक प्रभाव है औद्योगिकरण। प्रबोधन के समय में आर्थिक दृष्टिकोण में बदलाव आया। यह औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख कारण बना, जिसमें उत्पादन के नए तरीके और तकनीकें विकसित हुई। दूसरा आर्थिक प्रभाव है व्यापार और वैश्वीकरण। प्रबोधन ने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिसके फलस्वरूप वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है। प्रबोधन का प्रभाव समाज के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसने न केवल व्यक्ति के विचारों और दृष्टिकोण को बदला, बल्कि समाज में व्यापक बदलाव की दिशा में भी योगदान दिया। प्रबोधन ने ज्ञान, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देकर एक सशक्त और जागरूक समाज की नींव रखी। इसके परिणाम स्वरूप मानवता ने सामाजिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी और व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रबोधन का सामाजिक तत्व क्या है। तो चलिए देखते हैं कि प्रबोधन का सामाजिक तत्व क्या होता है। प्रबोधन का सामाजिक तत्व समाज में व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानने और बढ़ावा देने से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। पहला है मानवाधिकारों का विकास। प्रबोधन ने मानवाधिकारों की अवधारणा को स्पष्ट किया, जिससे सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिला। दूसरा है सामाजिक सुधार। प्रबोधन ने सामाजिक भेदभाव जैसे जाति और लिंग भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। यह समाज में समानता और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। तीसरा है शिक्षा का महत्व। प्रबोधन ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना। यह शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर देता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रबोधन का आर्थिक तत्व क्या है।
प्रबोधन का आर्थिक तत्व आर्थिक स्वतंत्रता और विकास से संबंधित है। इसके कुछ मुख्य पहलू हैं। पहला है औद्योगिक क्रांति। प्रबोधन के दौरान औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, जिसने उत्पादन के तरीके को बदल दिया और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया। दूसरा है विपणन और व्यापार। प्रबोधन ने व्यापार और विपणन में नवीनता लाई, जिससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। तीसरा है नवीन आर्थिक विचारधाराएं। इस समय में कई आर्थिक विचारधाराएं विकसित हुई, जैसे कि लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को महत्वपूर्ण माना। अगला प्रश्न है प्रबोधन का राजनीतिक तत्व क्या है? प्रबोधन का राजनीतिक तत्व लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों से संबंधित है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला है लोकतंत्र का विकास। प्रबोधन ने लोकतांत्रिक शासन की नींव रखी, जिसमें लोगों को अपनी सरकार में भागीदारी का अधिकार मिला। दूसरा है संविधान और कानून। प्रबोधन के दौरान कई देशों में संवैधानिक शासन और कानूनों का निर्माण हुआ, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तीसरा है राजनीतिक जागरूकता। प्रबोधन ने लोगों को उनकी राजनीतिक स्थिति और अधिकारों के प्रति जागरूक किया, जिससे वे अपने प्रतिनिधियों को चुनने और अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित हुए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रबोधन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों के बीच संबंध क्या है? तो चलिए देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों के बीच क्या संबंध है और कैसा है। प्रबोधन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्व एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। पहला संबंध है सामाजिक और राजनीतिक संबंध। सामाजिक सुधार और मानवाधिकारों की जागरूकता ने राजनीतिक आंदोलनों को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का विकास हुआ। दूसरा संबंध है आर्थिक और सामाजिक संबंध। औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में नए वर्गों का उदय हुआ और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। तीसरा संबंध है राजनीतिक और आर्थिक संबंध। राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। जब लोग अपने अधिकारों को पहचानते हैं तो वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त होते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों के ज्ञानवर्धन पर प्रकाश डालिए। ज्ञानवर्धन का मतलब है यहाँ पे प्रबोधन, या कह सकते हैं ज्ञानोदय। प्रबोधन एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका उदय 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ। इस युग ने मानवता के इतिहास में ज्ञान, तर्क, स्वतंत्रता और अधिकारों की नई परिभाषाएं स्थापित की। प्रबोधन ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जो आज भी हमारी दुनिया को आकार देते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सामाजिक तत्व। पहला है मानवाधिकारों का विकास। प्रबोधन ने मानवाधिकारों की अवधारणा को स्पष्ट किया। यह विचार कि सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार है, इस युग की प्रमुख विशेषता है। विचारक जैसे जॉन लॉक और रूसो ने इस सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में समानता की आवश्यकता का ज्ञान हुआ। सामाजिक तत्वों में दूसरा है सामाजिक सुधार। प्रबोधन ने जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। यह विचार कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलने चाहिए ने सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस युग ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता को भी सामने रखा। तीसरा है शिक्षा का महत्व। प्रबोधन ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना। शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें। इससे एक सशक्त और जागरूक समाज का निर्माण हुआ। आइए अब आर्थिक तत्व देखते हैं। आर्थिक तत्व में पहला है औद्योगिक क्रांति। प्रबोधन के दौरान औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, जिसने उत्पादन के तरीके को बदल दिया। नई तकनीकों और मशीनों ने उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आई। दूसरा है नवाचार और व्यापार। प्रबोधन ने व्यापार और उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित किया।
नए व्यापारिक विचारों और नीतियों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज किया। यह व्यापार में प्रतिस्पर्धा और नवाचार का आधार बना। तीसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्थिक दृष्टिकोण से प्रबोधन ने व्यक्तिगत संपत्ति और संपत्ति के अधिकार को महत्वपूर्ण माना। यह विचार कि व्यक्ति को अपनी मेहनत के परिणाम का अधिकार होना चाहिए ने लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए प्रेरित किया। चलिए अब राजनीतिक तत्व देखते हैं। राजनीतिक तत्व में पहला है लोकतंत्र का विकास। प्रबोधन ने लोकतंत्र की नींव रखी। यह विचार कि जनता को अपनी सरकार का चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए ने कई देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में मदद की। दूसरा है संवैधानिक शासन। प्रबोधन के प्रभाव में कई देशों में संवैधानिक शासन का उदय हुआ। संविधान ने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की, जिससे सरकारों को अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाया गया। और तीसरा है राजनीतिक जागरूकता। प्रबोधन ने लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। इस जागरूकता ने नागरिकों को उनके प्रतिनिधियों के चुनाव में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। आइए अब निष्कर्ष देखते हैं। प्रबोधन का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्व ज्ञानवर्धन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसने मानवता को अपने अधिकारों, स्वतंत्रता और न्याय के प्रति जागरूक किया। प्रबोधन के सिद्धांतों ने समाज में व्यापक बदलाव की नींव रखी, जो आज भी महत्वपूर्ण है। यह आंदोलन आज के सशक्त, जागरूक और लोकतांत्रिक समाज का आधार है, जहां सभी व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हैं। प्रबोधन ने न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, यूरोप में पुनर्जागरण पर प्रकाश डालिए। यूरोप में पुनर्जागरण 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हुआ एक सांस्कृतिक, बौद्धिक और कलात्मक आंदोलन था, जो मध्यकाल के अंधकार के बाद यूरोप को आधुनिकता की दिशा में ले गया। यह आंदोलन मुख्य रूप से इटली से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, और इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता की कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन की पुनर्खोज करना था। यह आंदोलन मानवतावाद, तर्कसंगतता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता था। इसके कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। पहला है मानवतावाद। पुनर्जागरण काल में मानवतावाद का उदय हुआ, जिसमें मनुष्य को केंद्र में रखकर अध्ययन किया जाने लगा। यह विचारधारा व्यक्ति की क्षमता और उसकी सोचने की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानती थी। दूसरा है कला का पुनर्जागरण। इस काल में लियोनार्डो दा विंची, माइकेल एंजेलो, राफेल जैसे महान कलाकारों ने कला के क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान दिया। उन्होंने यथार्थवादी चित्रण और परिप्रेक्ष्य की नई तकनीकों का विकास किया। तीसरा है वैज्ञानिक उन्नति। पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक खोजों का भी विकास हुआ। कोपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड और प्रकृति के बारे में नए सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसने वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी। चौथा है साहित्य और दर्शन का पुनर्जागरण। इस काल में दांते, पेट्रार्क, बोकासियो, शेक्सपियर जैसे लेखकों और विचारकों ने साहित्य को एक नई दिशा दी। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने किताबों और ज्ञान को व्यापक स्तर पर फैलाने में मदद की। और पांचवा है राजनीतिक परिवर्तन। पुनर्जागरण के दौरान राजशाही और चर्च का प्रभाव कम होने लगा और लोकतांत्रिक और गणराज्यवादी विचारों का विकास हुआ। मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस ने राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया। आइए अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? यूरोप में पुनर्जागरण का प्रभाव लंबे समय तक रहा और इसने आधुनिक यूरोपीय समाज की नींव रखी, जिससे विज्ञान, कला और मानव अधिकारों के विकास को बढ़ावा मिला। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1 का सेकंड कंप्लीट चैप्टर। इसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं।
आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।